गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि यूपीएसआई का बैच की सीरीज चल रही थी, तो सीरीज में देखो हम रोड लिख कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन का सेलेक्ट करके आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। और आपका भी प्रयास यही होना चाहिए था कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जब लोगों को दूर दूर पहुंचाए कि वीरभूमि डिग्री कॉलेज में अभ्युदय क्लासेस निःशुल्क चल रही है, जिसमें कोई पेमेंट नहीं लगता। ये ऑनलाइन क्लास के लिए आपका यूपीएसआई के लिए काम है। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उस पर ज्वाइन करिए, उसको पढ़िए और लोगों को शेयर बताइए कि वहाँ वीरभूमि डिग्री कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं। तो वहाँ पर जितना ज़्यादा से जुड़ सके, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे कंटेंट मिलेगा। आपको लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, तो लेखपाल की जो भर्ती आ चुकी है तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आइए उस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों के माध्यम से जुड़िए। हर शनिवार टेस्ट वाला और हर शनिवार टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, तो हर शनिवार टेस्ट चलता है। तो आप टेस्ट को देने आइए, उससे आप अपना फीडबैक चेक करिए, कितने परफॉर्मेंस है, कहाँ हमारे स्कोर गेन नहीं कर पा रहे, ये सारा कुछ चल रहा है आपका। तो हर सैटरडे आपकी टेस्ट सीरीज चालू रहती है, तो हर सैटरडे टेस्ट सीरीज से जुड़िए, क्लास अटेंड करिए और उसका कंटेंट देखिए, कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में अगले सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, गुणवत्ता श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करें। कोई एक सीरीज दी गई है, ये सीरीज लिखी गई है और सीरीज का क्या कह रहा है कि इसका हमें क्या बता दीजिए, योगफल ज्ञात करना। बेटा सीरीज क्या होती है, क्या दी गई, 1/3 दी गई है, 1/9 दी गई है, 1/27 दी गई है, 1/81 दी गई और कह रहा है n पदों तक का। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, गुणवत्ता श्रेणी होती क्या जीपी। बेटा यहाँ ध्यान देना, हम जीपी बता रहे हैं, जीपी होता क्या है, गुणवत्ता श्रेणी जिसको हम जीपी बोलते हैं। तो जब जीपी कोई सीरीज होती है तो ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है और डेट ए आर के पावर एन। बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी होती है जिसको हम जीपी बोलते हैं। तो क्या होता है, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर। तो देखो जो ये पद होता है इसको हम पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पहला पद बोलते हैं। पहला पद क्या होता है, ए। और जो कॉमन रेशियो को सार्वनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो को बेटा क्या बोलते हैं, सार्वनुपात बोलते हैं। सार्वनुपात को क्या बोलते हैं, आर। तो पहला पद ए है, सार्वनुपात मतलब पहले पद को समझिएगा, ए सार्वनुपात निकालते कैसे हैं। सार्वनुपात निकालने का तरीका यही है कि दूसरे वाले पद में से पहले पद का भाग दिया जाता है। जो दूसरा पद ए आ है, ए का भाग दूंगा तो मुझे आर मिल जाएगा। दूसरे पद में, तीसरे पद में दूसरे पद से भाग दूंगा तो आर मिल जाएगा। तो ये हमारे गुणोत्तर श्रेणी के निकालने का, आर कैसे निकालते हैं, आर का मतलब कॉमन रेशियो से सार्वनुपात बोलते हैं हम। सार्वनुपात निकालने का बेटा यही तरीका है कि कोई भी श्रेणी अगर दी गई, वो कंफर्म कर रहा है गुणोत्तर श्रेणी। तो जैसे इस पर बेटा इसका पहला पद क्या दिया गया, ए का मान बेटा कितना आ गया, 1/3 आ गया। आर को हमने बताया कि आर हमने क्या बताया, आर क्या होता है कि पहले पद का दूसरे पद में भाग दे देते हैं, वो आर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वनुपात बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो 1/9 में 1/3 से भाग दे देंगे, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। और आपसे पूछा था, तो आपसे पूछ रहा है कि योगफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए, योगफल बता दीजिए। तो योगफल बेटा निकालने के लिए आपके पास पहले n का मान होना चाहिए कि n का मान आपको डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। n का मान नहीं निकलवाना चाहता कोई बात नहीं, क्योंकि नवा पद हमें नहीं पता है। तो बेटा याद करने का तरीका है, सुनिएगा, सार्वनुपात की ये आ गया, पहला पद आ गया। अगर r का मान दो प्रकार के होते हैं योगफल, r का मान एक लेस देन 1 होता है, एक r का मान ग्रेटर देन 1 होता है। जब r का मान लेस देन 1 होता है तो वहां STN योगफल की बात कर रहा हूं, योगफल। तो SN से मैं योगफल को प्रदर्शित कर रहा हूं, तो क्या हो जाता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। जब हमारा r का मान 1 से बड़ा हो जाता है तब हमारे यहाँ पे फार्मूला बन जाता है a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। बेटा ये फार्मूला बनता है। तो ये जब r का मान ये हमने बताया, इतना जो बताया गया आपको, जो आपको ये बताया गया, जो आपको ये बताया गया है, ये जो आपका मान इसके लिए है कि जब r का मान लेस देन 1 होगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, 1 - r के पावर n पर 1 - r। जब r का मान आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो आपका n पदों का योगफल का फार्मूला ये हो गया। अब आपको बताइए r का मान कितना दिया, 1/3 दिया गया है, जो किससे छोटा है मेरा मान, 1 से छोटा मान है। तो मेरे पास कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला। तो Sn बराबर a का मान बेटा कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है, 1 माइनस r का मान कितना है, 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, n अपॉन 1 - 1/3।
बेटा ये आएगा, इसको मैं और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/3, तो 1 माइनस 1/3 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और 1/3 को मैं 1 में 1/3 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और इस 3 से और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 1/2, 1 माइनस 1/3 के पावर बेटा n बचेगा। कोई ऑप्शन पर दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। आपका कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन दिया गया है, 1/2 1 माइनस 1/3 के पावर n। तो बेटा सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी की जानकारी रखनी होगी। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, हमने कहा बेटा गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ए होता है, AR होता है, AR स्क्वायर डेड डैश AR के पावर n माइनस 1 होता है। पहला पद आपका ये होता है, सार अनुपात का होता है, पहले पद का दूसरे पद में भाग देना होता है। तो AR में आपको a का भाग दे देंगे तो सार अनुपात निकल जाएगा। अगर r का मान 1 से छोटा है तो SN का फार्मूला ये बनता है, अगर r का मान 1 से बड़ा है तो SN का फार्मूला ये बनता है। यहाँ से मैंने a का मान निकाल लिया, r का मान मैंने निकालने के लिए 1/n में 1/3 से भाग दे दूंगा। भाग देने पर r का मान आएगा 1/3 जो कि 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। ये वाला फार्मूला मैंने मान रख दिया, मान रखने पे मेरा आंसर क्या आ चुका है, 1/2 1 माइनस 1/3 के पावर n। आपका पहला आंसर सी ऑप्शन हो चुका है। चलिए दूसरा नंबर का सवाल पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का सवाल क्या कहता है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। एक बेटा पेंसिल है, बेटा एक पेंसिल है, पेंसिल का 1/8 भाग, एक पेंसिल का 1/8 भाग, कोई भी पेंसिल ले लीजिए, उसका भाग कितना, 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। कह रहा जो भाग बचा, शेष पेंसिल का 1/2 भाग, जो भी पेंसिल है उसका 1/2 भाग क्या है, सफेद है। यदि शेष भाग नीला हो, क्या अगर शेष भाग क्या हो, नीला हो, तो नीले भाग की लंबाई कितनी दे रही है, नीले भाग की लंबाई कितनी है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है। तो पूछ रहा है कि पेंसिल की बेटा कुल लंबाई क्या हो। अब समझिएगा, अब समझिएगा, कोई पेंसिल अगर मान लो एक, तो मान लीजिए जैसे पेंसिल है, ये पेन है, अब इसका 1/8 भाग, तो सब पूरा इसी के 1, ये मान लो एक पेंसिल, तो इसी का भाग कर रहे हैं पूरा। और जब हम इसी का भाग कर रहे हैं, समझिएगा, अगर एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, काला भाग बेटा कितना है, काला भाग की बात कर लो, कितना है, 1/8 है, ठीक। तो शेष भाग कितना बचेगा, पहले ये बताइए। शेष भाग अगर पेंसिल का तो अब से अगर मैं कहूँ शेष भाग, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, ठीक। ये आया शेष भाग। अब वो कह रहा पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है, शेष पेंसिल, ये जो पेंसिल आपकी बची, ये जो पेंसिल बची है, इसका 1/2 भाग कितना है, सफेद है। तो सफेद भाग की बात कर रहा हूं, तो अगर सफेद भाग की बात कर रहा हूं, तो अगर सफेद भाग कितना है, 7/8, इसका 1/2 भाग कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 16। अब शेष भाग कितना था, इतना था, सफेद भाग कितना आ गया, इतना, तो फिर अब शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग सफेद होने के बाद तो पहले कितना शेष भाग बचा था, 7/8, और 7/8 में 7/16 घटा दूंगा, 16 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा, 7 कितना मिल जाएगा मुझे, 16 मिल जाएगा सॉल्व करने पर। तो 8 दूनी 16, 2 7 14, और 14 में 7 जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बेटा ये शेष भाग जो आया, शेष भाग कितना आया, 16, वो कहलाता था इस नीले भाग की। तो इस शेष भाग सफेद होने के बाद क्या है, ये नीले भाग की लंबाई है, तो ये क्या बेटा आ चुका है, नीला भाग आ चुका है। ये बेटा क्या है आपका, नीला भाग है। अब नीले भाग की लंबाई क्या दे रखा है उसमें, तो हमारा नीला भाग कितना आ गया है, और नीले भाग की लंबाई कितनी दे रखी है, तो नीले भाग की लंबाई आपको बेटा 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है। तो 7/16, 3 दूनी 6 1 7, 7/2, 7 से 60 कैंसिल आउट, इससे ये आया, इसका मतलब क्या होगा, एक भाग किसके बराबर था, 8 के,
यहाँ से यही निकल के आता है। हमें क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है, कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 16 से ये 2 से 16 कैंसिल आउट, तो एक तो हमने तो एक ही मान के चले थे ना, तो एक किसके बराबर होगी, तो भैया पेंसिल कितनी कुल लंबाई कितनी थी पेंसिल की, बेटा पेंसिल कुल लंबाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो पेंसिल की जो लंबाई थी 1 सेंटीमीटर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा हल करिए। पहले देखो कुछ हम आसान सवाल लेते हैं ताकि छोटे छोटे सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं, बीच में आपके अच्छे सवाल आते हैं, लास्ट में कोई अच्छे सवाल होते हैं, तो पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया जाता है बेटा। पूरा चैप्टर कवर हो जाए, हर चैप्टर के क्वेश्चन हो जाए, कंसेप्ट हो जाए आपके, तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ आसान होंगे कुछ कठिन होंगे, और जो आसान हो वो गड़बड़ नहीं हो, चाहे कठिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी, आपको ट्रिकी ऑप्शन के द्वारा चलना होता है, ट्रिक के द्वारा कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। अब जैसे 12.96 ये लिखा हुआ सवाल, क्या लिखा है 12.96, ठीक, ये लिखा है डिवाइड, डिवाइड में क्या कर देते हैं भाग दे देता हूं 3.24, ठीक ठीक, डिवाइड, ठीक क्या कह रहा है मल्टीप्लाई, क्या लिखा है 29.16 बटे अंडर 3.24, ये तो भैया इसका हो गया, ये जो ब्रेकेट लगा था, प्लस आपके साथ क्या लिखा प्लस, प्लस क्या लिख के रखा अंडर 12.96 बटे क्या लिखा अंडर 3.24 मल्टीप्लाई अंडर 12.96 अपॉन क्या लिखा है 3.24, ये लिखा हुआ है आपका। अब ये बताइए कोई चीज अंडर ऊपर लिख तो पूरी दोनों चीजें क्या पूरे ओवरऑल अंडर के अंदर लिख लेता हूं 12.96 अपॉन 3.24, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 29.16 अपॉन 3.24, मैं ये लिख लिया गुणे। अब कुछ नहीं, इस सवाल में सिर्फ कुछ नहीं, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं, और बहुत तगड़ी कैलकुलेशन नहीं, बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं आपको दिया गया इस क्वेश्चन पर, तो एक बार लिख ले थोड़ा सा कि कैसे क्या है, आप समझिए, क्योंकि हमें समझाना है, डायरेक्ट काटना थोड़ी है कि हम सीधे सीधे उड़ा देंगे, नहीं तो स्पॉट शॉर्टकट, इसलिए आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कितनी फास्ट कैलकुलेशन है, बात इतना लिखने के बाद हम सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ 12.96 अपॉन 3.24, 12.96 अपॉन 3.24, ये है। अगर इसकी बात करें, देखो डेसिमल सुनिएगा, आप समझिएगा, यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 324 से 1296 को भाग दूंगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 9, 4 टी 12, कितनी बार भाग गया 4 बार गया। यहाँ पर मैं देखता हूँ कितनी बार जाएगा, ये 6 आएगा, और ये 4 बार में अगर 12 को 29 लिखा है तो इसको अगर देखते हैं कितनी बार मिलेगा, 4 बार में तो मिलेगा नहीं, 12 आएगा, और ये देखते हो 6 कौन सी टेबल मिलता है, तो 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 18 21 29 27 29 से कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी प्रकार ये दोनों डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी प्रकार ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सीधा सीधा भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं था, बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस कर देता हूँ, इसमें क्या था प्लस था। अब यहाँ की बात चलता है तो 3.24 से कितनी बार गया था √4, और यहाँ भी √4, 4 से क्या निकल के आ जाएगा 2, इससे क्या निकल के आ जाएगा 3, 3 प्लस 4 से 2 गुणे 2,
2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो जोड़ने भैया कितना मान इसका निकल के आ गया 10 आ गया। तो आपका आंसर कहाँ है, बी ऑप्शन पर लिखा गया है। तो बी आंसर कितना हो गया आपका 10। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं था, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कर देंगे तो ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, मान लेंगे अपने मन में कि ये है और इसको सीधे डिवाइड कर देगा। तो हमको इतनी कैलकुलेशन आपको समझा रहे सिखा रहे तो इतना करना पड़ा, जिसको पहले से प्रैक्टिस में है तो और जल्दी कर सकता है क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है निम्नलिखित को हल करें, निम्नलिखित को कह रहा हल करें। 256 है, 25.6, 2.56 है, 0.26, 0.256। बेटा इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब इन सबको जोड़ना तो देखो 256 लिख लेंगे, फिर क्या लिखा है 6 लिखा है, फिर क्या लिखा है 0. यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपके सामने लिखा है 2.56, फिर क्या लिखा है 2.5 0.256 लिखा है, फिर आपके सामने क्या लिखा है 0.256 लिखा है, फिर 0.0256 लिखा गया है। बेटा ये लिखा हुआ है, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 5 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 5 11 2 13 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 6 5 11 2 13, 6 5 11 11 2 13 13 1 14। तो आपके ऑप्शन में कहीं लिखा है 4416। बेटा अगर इतने ही करने से आपको आंसर दिखने लग गया था, कौन सा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन में, कहीं ऐसा। अब देखो पूरे जोड़ने की जरूरत नहीं, हमने तो इतने ही जोड़ने से हमें मिल गया, हमें तो इतने तो ही इतने पर जोड़ते तो इतना ही ऐड करते, इतना ही ऐड करने पर ही मुझे आंसर मिल गया था, क्योंकि 16 यहाँ है, बाकी कहीं भी 16 नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 6 है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको पूरा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतने से ही जोड़ने से आपको आंसर इतने से ही आपको मिल सकता है। तो बाकी जिसको ऐड करना है तो अपना जोड़ लेगा, ऐड जोड़ लिया जाएगा, जोड़ने को उसको जो चाहिए वो आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 6 5 11 2 13 14। अब यहाँ से देखेंगे 6 5 11 11 2 13 13 1 14 हो जाएगा, 5 2 7 11 ये आ गए 284। तो वही हमने कहा कि क्वेश्चन अगर ऐड भी करने को दे रहा, कितना नहीं वो चाहता कि आप पूरा ऐड करिए, ऑप्शन का हेल्प लेते चलिए, ऑप्शन के हेल्प से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याओं का, उनके महत्तम समापवर्त का 25 गुना, कितना महत्तम समापवर्त का। कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम जो एचसीएफ है उसका कितना है 25 गुना है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 16,900 है, उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि उसका उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, उसका एलसीएम क्या रहा होगा। तो बताइए, एचसीएफ तो दिया नहीं गया है, तो आप मान लेंगे हम कि माना एचसीएफ कितना है x है। ठीक, क्या एलसीएम दिया गया है, एलसीएम आपको बोला एचसीएफ कितना है 25 गुना, तो 25 एचसीएफ ये आपको निकालना है। उसने कहा एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम गुणे 25 एचसीएफ आ गया। अब वो कह रहा है एक रिजल्ट क्या होता है, 2 संख्याओं का रिजल्ट क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बेटा ये होता है फार्मूला। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बेटा कितना दिया गया 16,900 दिया गया, एचसीएफ आपका x है और एलसीएम आपका कितना है 25, और आपने एचसीएफ कितना बना रखा है इसको, यहाँ पे एचसीएफ कितना कर रखा था x कर रखा था आपने, तो एलसीएम आपको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो x आपने एचसीएफ बना लिया था तो 25x हो जाएगा। अब ये 25 के पहाड़े में देखो कितनी बार कैंसिल आउट होता है, अगर 25 के पहाड़े में देखता हूँ तो ये 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 19 आएगा 190,
25 सत्ते 175, 25 का 150 हो गया था, 150 हो गया 190, 190 25 का 75, 75 5 80, 150 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान बेटा 670 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लिखा है 6 लिखा तो 26 का स्क्वायर होता है, बेटा किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर। और मैंने कई बार इसकी ट्रिक बताई है आपको, ये इसको देख लेना 2 यूनिट में ये किसका होता है, इसके बाद इसको देखा जाता है ये है किसका, इसके द्वारा हमने कई बार आपको ये बताया है, तो वहां से आप चेक कर लेंगे। तो बेटा किसके स्क्वायर तो 26 के स्क्वायर का 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 2 27 और 2 दूनी 4 2 ठीक है। तो x बराबर बेटा कितना आ गया 26 आ गया, x का मान 26 आ गया। तो एलसीएम आपसे पूछा था, एलसीएम कितना है 25x है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 25 का 150 होता है। तो जीरो कहाँ पर मिल रहा है मुझे, दो ऑप्शन पर मिल रहा है जीरो, जीरो मुझे दो ऑप्शन पर मिल रहा है बी और सी पर। तो बी और सी पर तो ना तो ए हो सकता ना तो डी हो सकता। 25 का 150 हो गया, 15 25 दूना 50, 50 15 कितना होता है बेटा 65, 650, 650 कहाँ है बी ऑप्शन पर है, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो बहुत आसान सवाल था जिसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है कि सिखा क्या रहा है, सिखाया क्या जा रहा है आपको। तो बहुत आसान है कि आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एलसीएम। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अब छठवां नंबर क्वेश्चन की बारी है। छठे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 व्यक्तियों, कौन भाई 5 व्यक्ति है हमारे पास है, ए है बी है सी है डी और ई है। भैया उनका अनुपात कितना दिया गया भैया, 5 व्यक्तियों आयु का अनुपात कितना दिया, ए अनुपात बेटा ई, ए अनुपात ई कितना दिया गया है 1 अनुपात आपका 2 है। ठीक, ठीक है राज। बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का कितना दिया 4 अनुपात 3 दिया गया है। ठीक, इसके बाद उसने लिखा है कि ई अनुपात बी, ई अनुपात बी, हम इसको यहां में लिखते तो यहां पर हम लिख देते ई अनुपात बी। ई अनुपात बी का मान कितना दे रखा है, ई अनुपात बी का मान आपको 1 अनुपात 2 दे रखा है। ठीक, यहां तक उसने कहा कि भाई 5 लोग हैं जिनकी आयु, देखो 5 लोगों की बात कर रहा है, 5 लोग कह रहा है, 5 लोग हैं जिनकी आयु का अनुपात दिया गया है, ए का बी का सी डी ई, 5 व्यक्ति हैं। ए और बी में क्या, ए और ई का जो आयु का अनुपात है 1 अनुपात है, जो ए और ई में आयु का अनुपात कितना है 1/2 है। बी और सी में जो आयु का अनुपात 4/3 है। ई और बी में आयु का अनुपात कितना है 1/2। ठीक, बी सी हो गया, ई और बी का हो गया। फिर वो कह रहा सी की उम्र, डी की उम्र का कितना है 60% है। सी की उम्र क्या कह रहा है, डी की उम्र कितना है 60% है। और सी और डी की उम्र का योग कितना दिया गया है, तो आपका जो योग दिया गया है तो योग कितना है 120 है। कितना योग दिया गया है, उम्र का योग 120 है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं कि सबसे छोटी उम्र का बच्चा कौन था, इसकी सबसे छोटी उम्र कौन थी। 5 लोग थे, 5 में सबसे छोटी कम उम्र का बच्चा कौन लोग थे, तो ये बताओ पहले एक चीज। तो ए अपॉन ई लिखा तो मैं इसको a/e लिख सकता हूँ, 1/2, b/c लिखा जा सकता है 4/3, और इसी प्रकार e/b कितना लिखा जा सकता है 1/2 लिखा जा सकता है। ये जो दिया गया था, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सी की उम्र, डी की उम्र का कितना है, सी की उम्र, हम सी की उम्र क्या कह रहा है, डी की उम्र का कितना है 60% है। तो ये कितना हो जाएगा डी गुणे 60/100। तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, 20 3 60 होता है, 20 5 100 होता है, तो 3d/5। तो भैया सी की उम्र कितनी निकल के आ गई, तो बेटा सी की उम्र निकल के आ गई 3d/5। फिर कह रहा सबसे, फिर कह रहा सी और डी की उम्र का योग, सी और डी की उम्र का योग कितना दिया गया, कह रहा सी प्लस डी बराबर बेटा कितना दिया गया 120 दिया गया। तो सी की उम्र 3d/5 है
और ये डी है बराबर कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो 5 से 3 कितना होगा 8D अपॉन 5 बराबर 120 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 5 40। तो डी बराबर बेटा कितना हो जाएगा 15/5 कितना हो गया 75। बेटा डी का मान कितना आ गया 75। तो भैया जो डी की जो उम्र थी वो कितनी थी 75 साल का था बंदा। अब ये सी बराबर क्या है आपके सामने 3D/5। तो 3 और डी का मान कितना था 75/5। 15×75 कितनी बार में जाएगा 5 बार में। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 75 ये कितना हो जाएगा 15×45 ईयर। ये 75 ईयर का है। तो सी और डी की उम्र तो पता चल गया कि 45 और 75 है। ठीक। अब आपसे जो पूछ रखा है कि ये बताइए कि सबसे कॉमन, तो भैया इनका रिलेशन दिया गया है ए और ई का अनुपात कितना है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं हमें किसका सी और डी का मान पता है और सी और डी में कोई रिलेशन बिल्कुल है। ये लिखा बी और सी का अनुपात लिखा गया है। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे बी के द्वारा, इसके द्वारा हम किसका मान निकाल लेने वाले हैं, इसके द्वारा हम बी का मान निकालने वाले B/C का। तो B/C बराबर कितना है और सी की उम्र कितनी निकली 45। तो थोड़ा सा B/C कितना है B/C 4/3 है। तो बताइए 4/3 है B/C। ठीक है। तो B बराबर कितना हो जाएगा 4/3 और C का मान कितना हो जाएगा यहाँ C हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा 8/3 और C का मान कितना हो जाएगा 45। 3 15 का 45। B का मान बेटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो B कितना होगा 60 ईयर हो गया। अगर B 60 ईयर आ गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। B का मान हो गया। जब B का मान हो गया तो मुझे E अनुपात B का क्या अनुपात दिया गया है, E अनुपात B का जो बेटा जो मुझे अनुपात दिया गया है ये लिखा हुआ अनुपात है आपका E/B का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर आपको ये दे रखा है E/B बराबर 1/2। E/B बराबर बेटा कितना हो गया 1/2। तो मुझे ये बताइए E बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसको कैंची बड़ा करा दूंगा तो B हो जाएगा E बराबर 1/2 और B का मान कितना था 60 था। ये कितना आ जाएगा E बराबर बेटा कितना हो गया। तो E बराबर आपके पास तो 2 से 30। तो E की उम्र कितनी हो गई 30 ईयर हो गई। अब ये बेटा E की उम्र आ गई। अब बेटा आपको B का मान पता चल गया, C का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, E का मान पता चल गया। अब मुझे किसका मान निकालना है A का मान। अब A के लिए रिलेशन देखते हैं क्या लिखा गया है A अनुपात से E। A/E का मान कितना दिया गया 1/2 दिया गया है। 1/2 दिया गया है आपका अनुपात। एक बटे 2। तो आपका A/E का मान कितना दिया गया है A/E का मान 1/2 दिया गया है। A 1/2 E हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 1/2 E का मान 30। A बराबर बेटा कितना आ जाएगा 15 ईयर आ जाएगा। A का मान बेटा कितना आ जाएगा 15 ईयर आ जाएगा। तो हमने सबके मान निकाल दिए। हमें पता चल गया सबसे छोटा कौन था A था 15 साल का। अब आपसे ऑप्शन में चेक कर लीजिए ऑप्शन पर है बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या हो गया C नंबर हो गया। जो हमने दी गई वो कितने साल की दी गई 15 साल। ठीक। कोई दिक्कत। तो क्लियर हो गया कि हमने जो दिया गया था हमने सबका अनुपात निकाला, अनुपात से उसका मान निकाल लिया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इमारत में केवल 2 BHK, एक इमारत है केवल 2 BHK जिसमें बेडरूम हॉल और किचन 3 BHK फ्लैट है। क्या एक इमारत में 2 ही प्रकार के फ्लैट हैं, एक 2 BHK है और एक 3 BHK फ्लैट है। ठीक है, एक 2 BHK और 3 BHK फ्लैट जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट। उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं उस बिल्डिंग पर 160 फ्लैट हैं जिस पर 2 BHK का और 3 BHK का है। ठीक है।
अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK के हों, कितने परसेंट बेटा? 45%। तो 2 BHK फ्लैट की संख्या का पता लगाइए। अब ये बताओ पहले कुल फ्लैट कितने हैं? 160 हैं। और 3 BHK फ्लैट के उसने क्या कहा? 3 BHK फ्लैटों की संख्या कितनी बोल रखी है? 45%। तो बेटा ये बताओ पहले 160 का 45% निकाल लिया जाए। 160 का बेटा 45%, तो 160 का बेटा 45% कितना होगा? बटे 100 कर लिया। 100 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 के टेबल में 9 बार जाता है, तो ये कितनी बार में जाता है? 2 बार जाएगा। और 2 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा? 8 बार। 8 गुणे 9 कितना हो गया बेटा? 72 हो गया। तो 72 फ्लैट जो थे वो 3 BHK के थे। कितने फ्लैट थे 3 BHK के? 72 फ्लैट जो थे बेटा वो आपके 3 BHK के थे। तो 2 BHK के फ्लैटों की संख्या कितनी बन जाएगा? 2 BHK फ्लैटों की संख्या टोटल 160 था, माइनस 72 कर देंगे। 10 में 2 बेटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ 16 में 7 गए 9 आ जाएगा। 10 में 2 गया, तो यहाँ पे बेटा 8 है क्योंकि कैरी हुआ था। तो यहाँ तो 10 में 2 गया 15, 15 में 7 गए 8 बचेगा। तो 88 बेटा कहाँ लिखा? सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? गिरी अपनी बचत का, कह रहा गिरी अपनी बचत का 22% जो गिरी है, कह रहा अपनी जो भी उसकी इनकम थी, जो भी उसकी बचत थी, बचत का कह रहा 22% वृद्धाश्रम को देता है। कितने को? 22% वृद्धाश्रम को। बचत का 12% किसको देता है? अनाथालय को देता है। और बचत का 22% किसको देता है? चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। ठीक है। बचत की शेष राशि कितनी? 8800 रुपए बैंक में जमा किया जाता है। शेष राशि कितनी है? 8800 जो बैंक को जमा करता है। तो गिरी का कह रहा वेतन ज्ञात कीजिए। यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि, तो कह रहा गिरी का वेतन ज्ञात करना। वेतन का कह रहा 80%, जो भी 80% है वेतन का, बचत का उसका 80%। कितना बचत कर रहा? वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये देख लेते खर्च कितने % कर रहा है वो बचत का। उसको देखा मैंने 22% वृद्धाश्रम में खर्च कर रहा है, प्लस 12% उसने अनाथालय में खर्च किया, प्लस और 22% चिकित्सा में खर्च किया। अब बताइए कितने % खर्च कर दिया? 22 44, 44 से 10 54 2 56%। बेटा उसे 56% उसने जो भी था, जितना उसने जो भी बचत थे, बचत का उसने 56% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब कोई चीज हम मान के चलते तो 100% का, तो 100 माइनस 56% कितना हो जाएगा? तो मतलब जो उसकी बचत थी 44%, जो बचत क्या आई, अगर कोई चीज 56%, अगर जो भी बचत है 100 के बराबर मानी जाती, तो 100 के बराबर मानिए तो उसने 56% उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने यहाँ। अब 44 जो भी कह रहा था, जो 44% बचा वो किसको कहाँ जमा कर दिया? कि शेष राशि 8800 बैंक में जमा कर दिया। तो भैया 44% किसके बराबर बेटा हो गया? 8800 के बराबर हो गया। तो यही उसने बैंक में जमा किया था। तो बेटा 1% कितना हो जाएगा? 8800 बटे 44, इससे इसको भाग दे दूंगा 200 आ जाएगा। तो बेटा 1% कितना आ गया? 200 के बराबर। तो 100% कितना आ गया आपका? तो 100% बेटा कितना आ जाएगा? तो 200 गुणे 100 तो आपका कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 फिर यदि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है, तो अगर बेटा इसका जो आया है 20% बचत राशि, तो ये आपसे जो पूछा गया था गिरी का वेतन बटे 80% उसकी क्या है? बचत राशि है। तो अगर 80% की बात चल रहा हूं तो 20,000 बटे 80 बटे 80 गुणे 100, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया।
और 8 की टेबल से ये देखते हुए कितनी बार में जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 4 45, 2500 हो गया। और 2500 में 10 का गुणा करा दूंगा, गुणा कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो कहीं लिखा है 25,000, बिल्कुल लिखा, तो सी ऑप्शन क्या हो गया। तो जो उसकी इनकम थी वो कितनी थी, 25,000 रुपए थी। ठीक है, तो गिरी का जो पूछा गया था वेतन ज्ञात कीजिए, तो गिरी का वेतन बेटा कितना था, 25,000 रुपए था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है या नहीं। कह रहा है कोई एक्स बंदा है, एक्स क्या कह रहा है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। कितने हजार रुपए में खरीदता है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। और मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है। भाई आपने खरीदा कितने का था, आपने कोई भी सामान खरीदते हैं, उस सामान कितने खरीदा है बंदे ने, उसने कहा कि 42,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा, और उसका मरम्मत मतलब रिपेयरिंग करवाने में उसमें कितना खर्च आ जाता है, 6,000 रुपये खर्च आता है। स्कूटर को 5400 रुपए में बेचता है, स्कूटर को बेच भी देता है। ये बताइए, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा, कह रहा लाभ कितना। तो पहले आप मुझे ये बताओ पहले कि खरीदा कितने में था, 42,000 में, खर्च कितना आया उसका मरम्मत करने में 6,000। तो सीपी बेटा कितना हो जाएगा, सीपी का मतलब जो आपने खरीदा, जो रिपेयर किया, मूलधन कितना आपने खर्च किया। तो बेटा 42,000, तो पहले ये खर्च किए आपने 6,000 और खर्च किए, तो बेटा कितना हो गया, आपने 48,000 रुपए खर्च किए। ये सीपी होगा। एसपी का आपने बेचा कितने का, आपने बेच दिया बेटा, कितने का बेच दिया, 54,000 रुपए का आपने बेच दिया। आपने कितने का बेच दिया, 54,000 रुपए का। तो भैया प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट क्या होता है बेटा आपका, प्रॉफिट, ठीक है, मतलब होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का मतलब पी से हम लिखे, प्रॉफिट का मतलब लाभ, सीपी का मतलब होता है मूलधन, मतलब जितने में आपने खरीदा, सीपी का मतलब क्या होता है जितने में आपने खरीदा, और एसपी का मतलब बेटा जितने में आपने बेच दिया। चलिए ठीक है, तो पी एसपी माइनस सीपी, तो 54,000 माइनस 48,000, तो बेटा कितने का उसने फायदा पाया, 6,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना लीजिए, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। बेटा ये फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट बेटा कितना दिया गया है आपका, प्रॉफिट आपका दिया गया है 6,000, सीपी कितना है आपके पास बेटा, सीपी आपका 48,000 है, गुणे 100, और एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। और 6 के टेबल में अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखते हैं कितनी बार जाता है, 6 के अगर पहाड़ देखता हूँ मैं, तो इसका 6 कम 6 0 0 6 48, 8 आ गया, 8 आ जाएगा। 8 आए तो 8 का भाग देगा, 8 कम 8, 8 तो 10, तो 20 और 8 16, 4 8 40, तो 12 से हम लोग कितना हो जाएगा बेटा, 5% हो जाएगा। तो आपने जो पूछा था उसका लाभ कितना होगा, तो उसका जो बेटा लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा, 12.5% होगा लाभ उसका। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए 1 सेकंड के लिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार 830 रुपए में, एक दुकानदार 830 रुपए में एक वस्तु बेचता है। एक दुकानदार कितने रुपए में एक वस्तु बेचता है, 830 रुपए में एक वस्तु बेचता है, कुछ लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार 830 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। ठीक है, जब इस वस्तु को 350 रुपए में बेचा जाता है, उस वस्तु पर हुई हानि अर्जित लाभ के 15 गुने के बराबर होती है। कह रहा भैया कि 830 रुपए में जब मैंने कोई चीज बेची तो उसमें मुझे क्या होता है, कुछ लाभ अर्जित होता है। जब मैं उसको 350 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे जो लाभ था उसका 15 गुना क्या होता है, हानि होती है। ठीक है,
यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, कितने परसेंट का लाभ अर्जित करना चाहता है, 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि किस वस्तु पर उसको किस रेंज कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूं, मान लाभ माना लाभ कितना है 830 रुपए में वस्तु, 830 रुपए में एक वस्तु 830 रुपए में एक वस्तु बेचने पर लाभ एक्स है। ठीक, आज तो इसमें एक वस्तु बेचने पर लाभ कितना है बेटा, मेरे पास एक्स है। लाभ में जब एक्स ले लिया, जब 350 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु पर हानि अर्जित लाभ, तो हानि कितना हो गया। तो अगर हम लाभ की बात करें यहाँ पर, तो लाभ बेटा मेरा एक्स है और हानि मेरी कितनी है बेटा, हानि मेरी है 15 गुना, तो कह रहा 15x हो गया। अब वो कह रहा है अर्जित लाभ 15 गुना, तो पहले ये तो बता, पहले सीपी का देख लिया तब कितना होगा, तो ये भैया 830 माइनस 350, कितने का क्या मार्जिन है, जब बेचने पर कितने का लॉस होगा। तो भैया पहले लाभ कितना था, माइनस हानि ऑलरेडी माइनस में लिखी जाती, माइनस प्लस हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 था, 15x हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 13 में 5 गए बेटा 8 हो जाएगा, 7 में 3 गए 4, ये 16x हो जाएगा, 16 × 48, तो x का मान बेटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तो x का मान, तो अगर ये 30 रुपए, जब उसने 830 रुपए में बेचा था तब उसको लाभ कितना था 30 का था। जब कोई चीज पहले उसने कितने की बेची थी 830 रुपए में जब बेचा था तो उसका लाभ बेटा कितने का था 30 का। तो उस समय सीपी क्या रहा होगा, उस समय सीपी जो आपका रहा होगा 830 माइनस 30, तो उस समय बेटा सीपी कितना रहा होगा 800 रुपए रहा होगा। उस समय बेटा सीपी कितना रहा होगा 800, पता चल गया मुझे। यदि वो 800 रुपए पर 20% का लाभ अर्जित करता है, इस पर 800 रुपए पे कितने का लाभ अर्जित करता है 20% का, तो भैया लाभ अर्जित कर रहा है तो 800 गुणे 20% वाला हो गया 120/100, तो 2 जीरो से ये कैंसिल 12 × 96 960। तो किस मूल्य पर वस्तु बेचेगा, तो 960 रुपए की बेटा वस्तु को वो बेचेगा। तो 960 नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन पर है, तो 960 रुपए की क्या करेगा वो वस्तु को बेच देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को, एक व्यापारी है अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है, अंकित करने का मतलब मार्क प्राइस, अंकित करने का मतलब मार्क प्राइस मतलब एम, 10% की छूट देने के बाद, कितने परसेंट की बेटा छूट दे रहा है, छूट देने के बाद भी वो 25% का लाभ कमाता है। कह रहा 10% की बेटा मैंने डिस्काउंट भी दे दिया, अगर जब मैंने डिस्काउंट दे दिया तो भी हम कितने परसेंट का लाभ ले रहे हैं 25% का लाभ ले रहे हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जिसका क्रय मूल्य कितना है 18,900 रुपए है। तो कह रहा है इसका हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है कि बेटा अंकित मूल्य क्या होगा, और जिसका हमको क्या दिया क्रय मूल्य दिया। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, इसका एक फार्मूला होता है अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। तो आप ये वाला लगा लेंगे, नहीं तो ठीक, नहीं तो पूरा लाभ लेंगे, जो डिस्काउंट है वो बटे कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा अंकित मूल्य
अंकित मूल कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे बटे अभी पहले लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है आपके सामने 18,900 है, तो 100 प्लस लाभ कितने का दे रहा है 25% का, और हानि कितने छूट कितने का दे रहा है 10% का। तो अंकित मूल्य को मैं क्या बोलता हूँ, एमपी बोलता हूँ। तो ये 18,900 गुणे 100 प्लस 125, 100 में कितना हो गया 90, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि इस सब में दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं कहीं लिखा हुआ ऑप्शन पर, मतलब पूरा का पूरा भाग जा रहा होगा। अब पूरा भाग जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 कम 9 गुणे 125, 125 के 0 से गुणा कराएंगे तो 125 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा। 125 गुना 250 और 250 12 262, तो 26,250। तो 26,250 बेटा कहाँ पर लिखा है, डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। तो आपसे अंकित मूल्य कितना रहा होगा 26,250 रुपये आपका क्या रहा होगा, अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में कितने रुपए कमाता है, 1,000 रुपए की राशि 1,200 रुपए हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि 1,200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% अंकों की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट अंकों की वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। तो भैया पहले तो ये बता देते कि हमें पुरानी ब्याज दर नहीं बता रखा उसने क्वेश्चन में। साधारण ब्याज निश्चित दर पर 2 वर्ष में अमाउंट 1,000 रुपए की जगह कितना हो जाता है 12,000 रुपए हो जाता है। तो भैया एक फार्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या होता है बेटा P1 प्लस R P/100। अमाउंट कितना दिया गया है 1,200, मूलधन कितना 1,000 है, 1 प्लस R निकालना है, टाइम कितना है 2 वर्षों में, 2/50 100 निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। अब ये 2 के पहाड़ी में कितनी बार जाएगा, अगर इसकी बात करता हूँ तो 2 छक्का 12, 2 पंजे तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5, 1 प्लस R/, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इससे इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। तो इसकी बात अगर करता हूँ तो 6/5 माइनस 1 बराबर R/50। तो 6 5 कम तो ये कितना हो जाएगा 1/5 R/50, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर R/10। तो R बराबर बेटा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। R का मान बेटा कितना आ गया 10% आ गया। तो आपको पहले पता चल गया कितने परसेंट। अब वो कह रहा 5% अंकों की क्या हो रही थी वृद्धि हुई है। कितने परसेंट अंकों की वृद्धि हुई है 5% अंकों की, 5% की वृद्धि हुई। अब R कितना हो जाएगा, तो अगर मैं अब R की बात कर लेता हूँ, यहाँ कैपिटल बना लेता हूँ, तो 5% तो ये था प्लस 10% ये आ गया नीचे, कितना बन गया 15% हो गया। कितना आपका हो गया 15%। अब ये 15% हो गया। वो कह रहा था कि 2 वर्ष में 1,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में, तो इसका वही साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ। साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1,000 का 15%, तो बेटा 1,000 का बेटा 15% कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। पहले कितना था, तो कह रहा था कि अमाउंट कितना देना होगा, तो कितना हो जाएगा 1,000 पहले से था, 300 ये हो गया, कितना बन जाएगा 1,300 रुपये आपका बन जाएगा।
उसने क्या कहा कि 1000 रुपये 2 वर्ष बाद जब 5% की वृद्धि कर देंगे तो भैया 2 वर्ष बाद पैसा कितना बन जाएगा। तो भैया 2 वर्ष बाद पैसा आपका कितना बन जाएगा, 1300 रुपये बन जाएगा। तो अब मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन क्या दे रखा है। तो आपसे पूछा था कि तो 2 वर्ष, क्योंकि उसने क्या कहा साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर, तो साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर पूछा था। तो आंसर कितना मेरे पास आ चुका है, तो मेरे पास आंसर कितना है 1300। ठीक, अब वो कह रहा है अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की इस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। तो बेटा आपसे पूछ रहा है आर का मान, ये आर का मान बेटा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर हम लोग पूछ रहे हैं साधारण ब्याज की दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन, 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात कर रखी, 5 वर्ष की बात कर रहा है। आर का मान पूछ रखा है, कितने का मान पूछ रखा है, आर का मान पूछ रखा है। तो अगर आर के मान की बात करते हैं, चलो तो बताओ 925 दिया गया है और 1110 हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो चुका है, तो 1110 माइनस 925 कितना मिल गया उसको, 10 में 5 गए 5, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 10 में 5 गए 5 और ये 11, तो 10 में 10 में 2 गए 8 और ये 10 10 में 9 गए 1, तो कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। अब वो कह रहा है 5 वर्ष में, अब बताइए 185 रुपये आपने सीआई बना दिया, कितना मिलेगा। अगर हम ब्याज की बात कर रहे हैं 925 मूलधन था, 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 185 रुपये बना था। 185 अगर बना था तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, तो बताइए PRT अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 185। मूलधन का मान कितना था 925, थोड़े आर आपको चाहिए, टी कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भैया पहले को ही उड़ा लेते हैं, ये इसकी देख लेते कितनी बार में जाएगा 25 की। अगर इसके टेबल पे बात कर लेता हूँ, या तो भाई मैं ऐसा कर लेता हूँ 5 की पार्ट में इसको 20 बार कैंसिल करता हूँ, ये 1 बार हो जाएगा। अब ये बचता है 25 के टेबल से फिर देखता हूँ तो 185 और 5 के टेबल देखता हूँ तो 5 एकम 5 और 5 4 9, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा 42 हो जाएगा, 5 8 40, 5 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका इसका 4 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 आर का मान कितना आ गया 4, तो आपका आर बराबर जो निकल के आ गया वो 4% हो गया, जो आपको बताना था आर का मान। तो आर का मान बेटा कितना हो जाएगा, तो आपसे पूछा था कि 5 वर्ष में कितना आपने इंटरेस्ट के हिसाब से चला होगा, तो आर का मान बेटा कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कि एक साधारण ब्याज विकास ब्याज की किस दर से 925 का 5, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया इन दोनों के सीआई कितना होता है, उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि, समझिए 10,000 रुपए के मूलधन 12% प्रति वर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें। कितना, त्रैमासिक रूप से। कितना ज्ञात करना, त्रैमासिक रूप, कितने महीने के लिए, 6 महीने की अवधि के लिए। और ब्याज दर कितना आपको दिया गया है यहाँ 12%। ब्याज दर आपको यहाँ कितना दिया गया है, ब्याज दर यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, ब्याज दर आपको यहाँ पे दिया गया है 12%। कितना दिया गया है 12% प्रति वर्ष की दर से। और आपसे पूछ रहा है त्रैमासिक रूप से, और त्रैमासिक और कितने महीने के लिए पूछ रखा बेटा आपसे, 6 महीनों के लिए पूछ रखा है। तो पहले भैया हमने त्रैमासिक रूप से पहले तो बदल दो परसेंटेज को, तो भैया त्रैमासिक का मतलब 3, तो एक साल में बेटा कितने महीने होते हैं 12, त्रैमासिक का मतलब हो गया 3 चौको 12। तो पहले मैंने R% को बदल दूं, R बेटा मेरा कितना हो जाएगा, R मेरा हो जाएगा 12% बटे कितना हो जाएगा 4, 4 3 12। पहले तो मैंने R% को बदल दिया, फिर वो कह रहा है 6 महीने की अवधि, बेटा 6 महीने की अवधि, महीने की अवधि,
आपको दी गई 6 महीने की अवधि का मतलब बेटा क्या है, आपका टाइम कितना दिया गया है 6 महीने की अवधि। अब बताओ त्रैमासिक के 3-3 महीने की आप कितनी किस्त करेंगे, 2 ही तो किस्त होंगी। अगर 6 महीने हैं, 3 महीने में पहले किस्त जा रही है तो 6 महीने में कितनी किस्तें जाएंगी, 2 किस्त जाएंगी। तो टी का मान बेटा कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, पहले हमने क्या किया, त्रैमासिक को जो परसेंटेज दिया गया था पहले हमने उस परसेंटेज को ठीक किया। परसेंटेज क्या था 12% प्रति वर्ष की दर से हमें त्रैमासिक लाना था, इसलिए हमने 4 से भाग कर दिया तो त्रैमासिक में आ गया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो 6 महीने के बाद हर 3 महीने में किस्त भरी जानी थी तो हमने देख लिया 6 महीने में कितना टाइम बन रहा था, तो टाइम में कितनी बार किस्त भरेंगे, 2 बार भरेंगे। अब वो क्या कह रहा था प्रति वर्ष अवधि के लिए कुल रकम त्रैमासिक, ठीक है, मूलधन पर। तो आप बताइए क्या बताना है उसको, तो कितना अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट पूछा तो अमाउंट का बेटा क्या हो जाएगा P1 प्लस R, यहाँ कैपिटल लिखो मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, R अपॉन 100 के पावर कितना हो जाता है n हो जाता है। तो अमाउंट बताना है, मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 रुपए है, 1 प्लस R कितना है 3% तो 3/100 हो जाएगा, n का मान हमारे पास 2। इसको सॉल्व करूँ तो 103 हो जाएगा, 100 1 3 कितना हो जाएगा 103 बन जाएगा। तो 103/100 का होल स्क्वायर। तो अमाउंट की बात कर रहा हूँ 103/100 और 103/100। तो 1 2 3 4 1 2 3 एक जीरो और यहाँ पर आएगा, 4 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 103 गुणे 103। अगर ए का 103 के साथ गुणा करा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 तक 9। देखो गुणा कराना है हमको, अब हमको गुणा देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इकाई के अंक में 2 मिल रहा है, यहाँ इकाई के अंक में 9 मिल रहा है, यहाँ इकाई के अंक में 0 मिल रहा है, यहाँ इकाई के अंक में 5 मिल रहा है। तो अगर आपकी इकाई के अंक की बात चल रही है तो समझना इकाई के अंक अगर मैं यहाँ गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, कितना बन जाएगा बेटा आपका 9 बन जाएगा। और 9 किसी भी ऑप्शन पर नहीं दिया गया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते, कोई भी ऑप्शन रिस्पॉन्स हो जाएगा बी वाला। तो कितना गुणा कराने पे आएगा 10,609 आएगा, ठीक है। तो आपको गुणा जरूरी नहीं तो पूरा गुणा करना ही पड़ेगा आपको। आपकी इकाई का अंक ही देख के आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरा गुणा ना करवा के हम इतने से हम अपना आंसर पा चुके थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, 10% की वर्ष निवेश करने का मतलब है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल की बात करें कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया 16,000 रुपए, किस दर से किया है 10% की दर से किया है, सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता, कितने वर्ष के अंत में, टाइम आपका कितना दिया गया 3 वर्ष दिया गया, 3 ईयर दिया गया आपका टाइम। तो हरीश द्वारा राशि कितनी प्राप्त होगी, तो आपसे क्या पूछ रखा है उसने, आपसे फिर अमाउंट पूछ रखा है। तो अमाउंट का भी मैंने फार्मूला लिखा था P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट P का मान कितना 16,000, 1 प्लस 10/100 पावर 3, 16,000 कितना हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 1/10 तो 10 एकम 10 है तो कितना हो जाएगा 11/10 का क्यूब मिल जाएगा। ये 16,000 11/10 11/10 और 11/10। तो 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 16 गुणे 11 ग्राम 121 ग्राम 1331। अब आपको ये देखना है कि आंसर 16 एकम 16 पे 6 आया, 6 मुझे 2 ऑप्शन दिख रहा बी और डी, सी पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बाहर हो गए, या तो बी होगा या तो आपका सी होगा। 16 एकम 16 हाथ से लगे 1, 16 × 48 48 से 49 हाथ से कितने लगे 4, 16 × 48 48 और 4 कितने हो गए 52 और 16 एकम 16 16 5 21 21,296। 21,296 कहाँ पर लिखा गया है, आपको बी ऑप्शन पर आपको दिया गया है कि 21,000 कितना है 21,296 रुपए।
तो वो कह रहा था 3 वर्ष के अंत में 16,000 रुपए के बाद जब वो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जोड़ेगा तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा, 21,296 रुपए उसको अमाउंट के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूं। 16 पढ़िए। कह रहा 3 व्यक्ति है, कह रहा 3 व्यक्ति जो है कैसे अनुपात में दिए गए, 6:5 निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, 6:5:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, निवेश करके साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए 52 रुपए का और निवेश करता है। कितने रुपए का निवेश करता है, 52 रुपए का और निवेश करता है, जबकि बी जो है वो 4,000 रुपए निकाल लेता है। ए जो है 52 रुपए का निवेश करने मतलब और पैसे जोड़ देता है वहां पर, और जो बी है वो 4,000 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 हो जाता है। तो शुरू में ए ने कितना निवेश किया था, तो पूछ रहा है कि ए ने क्या निवेश किया शुरुआती दौर पर। चलिए तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना अब शुरुआती दौर में क्या था, ए बी और सी का 3 व्यक्ति थे। ए ने कितना निवेश किया, ए का निवेश कितना था 6x था, बी का निवेश कितना मैं मान लेता हूँ 5x, और सी का निवेश कितना मान लेता हूँ मैं 8x। ये निवेश है उनके। ए ने कितना निवेश किया था 6x, बी ने कितना निवेश किया 5x, और सी ने कितना निवेश किया 8x। ठीक है, और 6 को मैं और बड़ा कर देता हूं। ठीक, अब ये बताओ पहले तो ए कितना रुपए और जोड़ता है, देता निवेश करता है 5200 रुपए प्लस 5200, और जो भाई साहब बी भाई साहब है उसमें कितने का वो निकाल लेते हैं, वो 4,000 रुपए निकाल लेते हैं। अब अनुपात कितने का बचता है यहाँ पे देखिएगा, तो हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो हम कितना ले रहे हैं 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतने तो बचा था उसका। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 6x प्लस 5200 5x माइनस 4,000, तो 30x हो गया। 5 दूनी 10, 2 जीरो पहले से 5 की जगह 26,000। ये कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा, सच्चो कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। इधर चलाएगा तो 28,000 प्लस 26,000, ये 35x माइनस 30x, 0 0 0, 26 दूना 52, 52 दो 54, 54,000। ये 5x, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0 0, तो बेटा x लिखने कितना आ गया 10,800 आ गया। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 40। ठीक है, ये कितना आ गया 10,800। तो ए का जो निवेश था, ए ने कितने रुपए खर्च किए थे, शुरुआत में लगाए थे 6x, तो 6 गुणे आपका हुआ 10,800। अगर हम इसका गुणा करा देता हूँ, अगर इसका गुणा करा देते हैं तो 6 0 0, 6 0 0, 6 48 और 6 कम 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा 64,800। 64,800 कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन पर लिखा हुआ है, तो आप 5 क्या हो जाएगा 64,800 रुपए। तो 3 व्यक्ति ने निवेश किया था, ए ने, बी ने और सी ने। तो ए ने कितना किया था 6x, बी ने कितना किया था 5x, सी ने कितना किया था 8x। तो ये आपको जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने जो बोल रखा है उसका हमने एक रिलेशन बनाया, उस रिलेशन के द्वारा हमने निकाल दिया x की वैल्यू, और x की जो वैल्यूज आया, जो x का जो मान निकल के आया, तो ये बराबर कितना था 6x, 6 से गुणा करा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 पढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 लोगों की औसत धनराशि, कितने लोगों की 50 लोग थे
औसत धनराशि कितनी है? औसत धनराशि कितनी है? 40 है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं। एक थैले में भैया रख दिया तो रख देते, परंतु उसमें से 500 रुपए चोरी हो जाते। भाई चोरी कितने हो गए? उनमें से 500 रुपए। तो कुल n लोगों ने कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं। तो भाई जब चोरी हो गए, समझिए एक बात, आपने 50 लोगों का पैसा लिया गया, औसत धनराशि कितनी थी? 40 रुपए थी। इसके बाद कह रहा है उस गड्डी से जो पैसा थैले में रखा गया, उस थैले से आपने क्या हुआ? 5 रुपए चोरी हो गया। जब चोरी हो गया तो भैया उसमें से कुछ लोग थे, जो 40 लोग, जो 50 लोग थे, उनमें से कुछ लोग, मतलब उसने कहा n लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम पर पैसा न लेने पर सहमत होते हो, शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बांट दी जाती है। जो शेष राशि थी, जो बची हुई राशि थी, वो किसमें? वो बराबर भाग में बांट दी गई है, जिससे उनमें से हर एक को 50 लाख रुपए मिलते हैं। सॉरी 50 रुपए मिलते, 50 लाख नहीं, 50 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब बताइए, तो चलते क्वेश्चन के पास। कुल राशि देखते हैं, कुल राशि कितनी बनेगी उसके पास। अगर हम कुल अगर राशि की बात की जाए, कुल अगर राशि की बात की जाए तो कितने का? 50 × 40, 50 × 40 कितना हो गया? 2000 रुपए हो गए। अगर 2000 हो गए, अगर 2000 रुपए आपका हो चुका है तो चोरी कितने हो जाते हैं? 500 रुपए चोरी हो जाते हैं। शेष रुपए कितने हो गए? 2000 में से 500 रुपए क्या हो गए? चोरी हो गए। तो कितने रुपए बचते हैं? 1500 रुपए बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं उसके पास? 1500 रुपए बचते हैं। फिर वो कैसा पैसा, कुछ कितने लोगों ने? n लोगों ने कुछ भी ना पैसा मांग नहीं पाया। तो बताइए, तो 1500 रुपए था। अब भैया 1500 रुपए में 50 लोग थे, कुछ लोगों ने पैसा नहीं लेने पर सब कितने रुपए बांटे गए हैं? 50 रुपए बांटे गए हैं सबको। 1500 रुपए था, 50 में कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो भैया औसत ऐसे निकल, जितने लोग कुल रुपए अपॉन कितनी संख्या, कितनी इतनी है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 5 × 15, 30/50 - n बराबर 1, तो 30 बराबर 50 - n, n बराबर बेटा 50 - 30 कितना हो जाएगा? 20। तो कितने लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया था? तो 20 लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से दुगना समय लेता है। सी जो है एक काम को पूरा करने के लिए सी, तो यार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सी एक काम को पूरा करने से बी से दुगना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से कितने गुना लेता है? 3 गुना समय लेता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए को पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता, बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता, और सी जो है x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों? बी अकेले उस काम कितना दिन में कर सकता है? 16 दिनों पूरा। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो पहले तो एक रिलेशन बनाया उसने। आप समझिएगा रिलेशन कैसे बनाया, ए का, बी का और सी का। समझिएगा रिलेशन क्या चल रहा था, ए का, बी का, सी का। ए का, बी का उसने कहा बी से दुगना समय लेता है सी एक काम को पूरा करने के लिए। तो अगर बताओ ये बेटा, ये बी अगर 1 है तो सी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सी से कितना लेता? सी से 3 गुना ए लेता, तो ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। उसने कहा बी अगर किसी काम को पूरा करने के लिए दुगना समय लेता, बी से दुगना समय लेता सी। अगर बी को मैंने 1 मान लिया तो सी कितना हो गया? दुगना हो गया, तो 2 हो गया। इसका 3 गुना, सी का 3 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। अब समझना यहाँ पर उसने कहा 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो बेटा ये जो आपका मान दिया गया ये 16 के बराबर है। तो ये बेटा कितना के बराबर हो जाएगा? 2 × 16 कितना हो जाएगा?
32 के बराबर। ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 16 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है आपका 96 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। अब कोई काम करने पहले कुछ दिन में छोड़ चुके हैं, तो अगर एक काम को कितने दिन में छोड़ रखा है, एक काम को पूरा होने से लिए 6 दिन पहले बटे 96 पहले बी उस काम को पूरा करने से पहले, अब कह रहा बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले मतलब x माइनस 3, बी का काम कितना है 16, एक दिन की बात चल रही है, और सी का काम कितना है x अपॉन कितना है 32, कितने दिन का काम है, एक दिन का मैंने निकाल लिया। अगर इन सबके मान निकाला जाए लघुत्तम कितना आएगा बेटा 96 आ जाएगा, ये x माइनस 6 हो जाएगा, 16 6 आ जाएगा, 6 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर हमने कैपिटल X माना तो कैपिटल X ही ले लेता हूँ, 6 का 16 96 6x 6 का 18 और 3 बार जाएगा तो 3x बराबर 1 हो जाएगा। तो 6 3 9 1 10 हो गया और 18 6 कितना हो गया 24 हो गया। पहले 10x बना लेते हैं, 6 4 10 माइनस 18 6 24 और इसका फैंसी गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 10x बराबर 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपके पास 6 4 10 हो जाएगा, 9 2 10 11 हो जाएगा। तो आपका 10x बराबर कितना हो गया 110 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 11। तो आपने जो मान रखा था तो पूछा था कि कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो इसी को कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो आपका काम कितने हो जाएगा 11 दिन में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में काम आप पूरा कर लेंगे, तो 11 दिन में आप काम को पूरा क्या कर देंगे। तो हमारे पास कहीं भी थोड़ा सा आंसर नहीं मैच कर रहा, एक बार फिर से देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। तो 6 4 10 9 11 बेटा 12 आएगा यहाँ पर। तो आपको 120 मिलेगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ठीक करना है, तो 120 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 12 120 आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर कह रहा पाइप ए 780 मिनट में एक टैंक भर देता है। ए जो है ए बेटा आपको जो पाइप है 780 मिनट में टंकी को भर रहा है। बी जो है उसको कितने दिन में 975 मिनट में भर रहा है, कितने मिनट भर रहा है। तो जब ये भर रहा है तो भैया इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 780 और 975 का एलसीएम। अगर तो एलसीएम देखते हैं 780 और 975 का। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से देखते हैं, 5 कम 5 5 2 7 28 5 5 25 5 31 5 कम 5 4 47 9 45 5 5 25, फिर 5 से ये तो जाएगा नहीं, और 5 5 3 15 4 19 9 45, 3 से देखता हूँ 3 5 15 3 2 6 13 13 से देखता हूँ 13 चौको 52 13 कम 13 4 से एक और एक, तो ये 5 5 25 3 75 5 5 25 अब गुणा कराना है 3 गुणे 13 गुणे 4, तो मैं आसान करूँगा 5 5 25 25 चौको 100 100 से 100 13 3 39, तो कितना आ जाएगा 3900 आ जाएगा आपका एलसीएम। कितना आ जाएगा 3900 बेटा एलसीएम आ जाएगा 3900 आएगा। अब एलसीएम आएगा 780 से इसको डिवाइड कर देना था, अगर 780 तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगा 78 के पहाड़े में देखता हूँ कितनी बार 5 8 40 5 5, तो ये बेटा कितनी बार जाएगा, तो ये भर रहा था तो +5 हो गया, और इसको अगर भाग दे देता हूँ तो ये 4 बार जाएगा। इस केस में भाग कितनी बार 4 बार, मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ। माइनस लगाने का मतलब है तो ये टंकी 20 मिनट में क्या कर देता है, 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है और ये क्या कर रहा है, भर रहा है। जब भर रहा होता है तो प्लस करते हैं, खाली करने में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बस आप इन दोनों को मिलकर अगर a प्लस बी की बात कर रहा हूँ तो 5 - 4 बराबर कितना है, 1 मिनट काम कर रहा है। तो वह देखेगा यहाँ पर 3900
आपसे पूछा कितने घंटे लगेंगे, 39/1। और ये बताओ पहले ये किसमें मिनट में था, मिनट में घंटे बदलना है तो इसको 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर्स है, आवर्स को अगर तो 3900 कितना हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा 6 36 3 39 25 30, तो 65 आवर्स बन जाएंगे आपके। तो कितने घंटों लगेंगे, 65 घंटों में क्या हो जाएगा, टंकी हमारी क्या हो जाएगी, भरने में लगेंगे। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। तीन पाइप PQR के अनुसार 30 44 और 28 मिनटों में भर सकते हैं। उसी प्रकार का सवाल है जैसा भी हमने करवाया है, इसको होमवर्क में करना है आपको, और इसका आपको इसको होमवर्क में आपको है ये सवाल बताना है और कमेंट करके इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भी है साथ में। तो इसको आपको बताना, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि क्या आंसर इसका आएगा। अब ये कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 220 मीटर है, और 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले बताओ, पहले वो कितने की स्पीड से बढ़ रही है, ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 220 मीटर प्लस 330, तो डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, 0 3 2 5 3 2 5 मीटर हो गई। ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अब आपके ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रही है। तो अगर 72 किलोमीटर पर हावर, तो 72 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 72 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर को इसको हमको मीटर में बदलना है, तो बताइए मीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, हम तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 जो कितना हो जाएगा, 72, तो 5 जो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस कितना है, 550 मीटर अपॉन 20, 0 से 0, टी बराबर कितना आ जाएगा, 27 × 27.5 सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा, 27.5 सेकेंड में जो ट्रेन है वो ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। 27.5 सेकेंड पे आपको उसको क्या कर देगी, पार कर जाएगी। अगला सवाल की ओर बढ़ता हूं। 22वां सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव 31 घंटे में 279 किलोमीटर धारा प्रवाह के साथ चलती है। मतलब प्रवाह में धारा की दिशा में चलती है। तो भैया अगर धारा की दिशा में चल रही, ठीक, और 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा की प्रवाह के प्रतिकूल चलती है, तो जल की गति ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले तो नाव की गति क्या रही होगी, माना नाव की गति x है और जल की गति y। अब बताओ, जब कोई धारा के प्रवाह के साथ बहती है, जब दोनों की दिशा सेम होती है तो वहां पे जुड़ जाती है चाले जुड़ कितना हो गया, x + y बराबर 279, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन 31, कितना भाग देने पे आ जाएगा, 9 × 9 = 27, ठीक। और x माइनस जब गया प्रतिकूल का मतलब अपोजिट दिशा में, तो कितना दे रखा, 210, 4 बराबर दूरी बटे सम, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मुझे किसकी पूछिए, जल की पूछिए। जल की गति कितनी मैंने मान रखी है आपकी, जल की गति पूछी है, और जल की गति मैंने कितना मान रखा है बेटा, आपका y मान रखा है। अगर मैंने y मान रखा तो दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, अगर मान रखा तो दोनों को जोड़ घटा देता हूँ, तो x + y, क्योंकि मुझे y का मान चाहिए, तो मैं दोनों घटा दूंगा, तो -x + y, 9 - 7, तो आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर 9 में 7 दे दो, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जल की गति में चाल कितनी थी, 1 किलोमीटर पर हावर चल रही थी आपकी
ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 23 कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर, कह रहा पहले कितनी है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु को एक गोलाकार गेंद को पिघला 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। कह रहा एक बड़ी की बॉल थी, उसको कह रहा पिघलाकर, उसका जिसका 6 सेंटीमीटर व्यास पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस नई गेंद में से 2 का व्यास आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा? तो आपसे पूछ रहा था कि तीसरी गेंद क्या होगी। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी गेंद का व्यास है। तो पहले बताओ, पहले कैपिटल आर 2r, व्यास को मैं क्या मान लूं, पहले बड़े वाली की बात करो 6 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो 2r बराबर 6, तो कैपिटल आर का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कह रहे इस नई गेंद 2 का व्यास, मतलब इसको r1 मान लिया, 2r1 का मान बेटा 3 है, 2r2 का मान बेटा कितना है 4, तो r1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, r2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैंने मान लिया तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा के लिए हमने मान लिया r3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कितना हो जाएगा 2r3 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रखा है, आपसे ये पूछा, ये बताइए जब एक धातु को पिघलाकर तीन आपको 3 धातु एक गोले में गोलाकार में बनाया जा रहा है, तो जितना इस बड़े वाले गोले का जो आपका आयतन होगा उतने ही 3 छोटे छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाले गोले का आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। अब 3 छोटी छोटी बनाए गए हैं, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब और 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक, 4/3 पाई दोनों तरफ से कॉमन मिल जाएगा हमें, 4/3 हमने क्या ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, तो r1 क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, r3 बराबर r1 क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। r3 का मान कितना है, ये लिखा है 3 का क्यूब बन जाएगा, r1 का मान कितना 3/2 का क्यूब, r2 कितना है 2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब आपको निकालना है। 3 का क्यूब बेटा 27 होता है, इसको इधर लाऊंगा, 3 का क्यूब 27 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब कट का कितना हो जाता है 8 हो जाता है, इधर आएगा बराबर के साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8 बराबर r3 का कितना हो जाएगा क्यूब। अब 27 में 8 के कितना आ जाएगा, अगर हम 27 में 8 को घटा देते हैं तो 17 में 8 के कितना हो जाएगा 9, 19 माइनस 27/8 बराबर कितना हो जाएगा r3 का क्यूब हो जाएगा। तो 19 माइनस 27/8, 19 माइनस 27/8 बराबर r का क्यूब। तो इसको घटा लेते हैं, 19 152 होता है, माइनस 27/8 बराबर कितना हो जाएगा r3 का क्यूब। तो 12 में 7 गए 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 में कितना जाएगा 7 जाएगा, कितना जाएगा 5 आएगा, 4 में 2 गए 2 आ जाएगा, 125/8 r3 का क्यूब हो जाएगा। तो 5/2 का क्यूब बन गया r क्यूब, तो r का मान कितना आ गया, r3 का मान आ गया 5/2। और आपसे क्या पूछी गई थी, व्यास पूछा गया था तीसरे का, तो व्यास आपने बता रखा था, व्यास आपने कितना बता रखा 2r3, तो 2r3 का मान कितना है 5/2 है, तो 5/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा व्यास कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ फार्मूला लगाना था 4/3 पाई r3, वहां से एक रिलेशन निकल के आ गया, तो वहां से मैं r3 का मान मिल जाएगा, r3 का मान बेटा कितना आएगा 5/2। अब 5/2 आया, 5/2 में 2 का गुणा करा देंगे 5 आ जाएगा। तो आपसे जो पूछा तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा 5 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर x अपॉन क्या लिखा है x अपॉन y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर y अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर r, तो पूछ रहा था r का मान पूछा है।
तो भैया अगर इस आर के बराबर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो इसके बराबर कर दूंगा, एक्स बराबर वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर इसके आर के बराबर वाई अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर आर के बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर के। अब यहाँ में गुणा करा देता हूँ, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई बराबर आर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और जेड बराबर कितना मिल जाएगा, जेड बराबर मुझे मिल जाएगा आर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जोड़ देता हूँ तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अगर इसकी बात देखता हूँ तो कौन कौन कैसे, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आर, एक्स बचेगा वाई बचेगा जेड बचेगा, इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर का मान बेटा आपका कितना निकल के आ जाएगा, आर का मान आपका 1 मुझे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन आपका ये पूछ रखा है, माध्य पूछ रखा है कि माध्य क्या दिया गया है, तो 4 दिया गया, माध्य पूछा गया है। तो बताइए 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, और आपका क्या लिखा है, x लिखा है, 20 लिखा है, 40 लिखा है और 40 लिखा है, 20 लिखा है और 4 लिखा है। और कह रहा है अगर माध्य आपका ऑलरेडी दिख रहा है, माध्य कितना दे रखा है 2.5, तो कह रहा है x का मान आपको बताना क्या आएगा। आपको पता है ये f है, तो x है और ये क्या है आपका f, इन दोनों को गुणा करा लूंगा तो मैं fx बन जाएगा, f इंटू x। अब गुणा कराएंगे तो ये भाई 0 हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, 40 गुना कितना हो जाएगा 80, इन दोनों के बीच में गुणा कराया जा रहा है, x का 0 साथ गुणा करेंगे 0, 20 से कम 20, 40 गुना 80, 40 की कितना हो गया 120 हो गया, और 20 का 4 साथ गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ समीशन अब कितना हो जाएगा 40 40 80 20 100 और 100 20 कितना हो गया 120 और 1 4 24, तो x प्लस कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करता हूँ तो इसको जोड़ लेता हूँ कितना आएगा, समीशन यहाँ पे देखता हूँ समीशन f x कितना हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो 80 20 100 और 100 और 20 इसको दे देंगे तो 300 हो जाएगा, 320 बन जाएगा, 320 मिल जाएगा। माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर जो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, आपका जो फार्मूला होता है। माध्य कितना दिया गया 2.5, समीशन एफ एक्स का मान कितना 320 अपॉन इसका मान कितना दिया गया है x प्लस 124। अब इसको गुणा कराना है, तो गुणा कराएंगे आप यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं तो 2.5x 2.5x तो 2 नए पेज में कर लेते 320 अपॉन x प्लस 24, 2.5 तो 2.5 बराबर 320 अपॉन आपका हो जाएगा 124 प्लस x हो जाएगा, यही था 320 था, ठीक है। चलिए तो 2.5 गुणे 124 प्लस 2.5 x बराबर 320, इसका 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया, 25 दूना 50 10 60 हो गया, 25 से कम 25 6 31 310 हो गया, प्लस 2.5 x बराबर 320, तो 2.5 x बराबर 320 माइनस 310 हो जाएगा। 2.5 x बराबर 310 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2.5 x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको पास आ जाएगा 10,
x बराबर 10/2.5, इससे इसको भाग दे दूंगा तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो आपसे पूछा था जो x की जगह पे क्या लिखा जाना था तो वो आपको निकल के आ जाएगा। x का मान कितना आया, 4 आया। अब आंसर पे चेक कर लेते हैं। तो कई ऑप्शन पर x का मान दिया गया है 4, बिल्कुल दिया गया है, तो आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपकी आज की क्लास क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट होती है। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना है आपको क्या कैसा क्या क्लास चल रही है। तो कल फिर से मिलते हैं, आपको अगली क्लास में मिलते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।